नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज था आपका 8 अगस्त 2023 और आज जो है सीएचएसएल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस हम नहीं करा पाए थे क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं प्राप्त हुआ था। तो अभी जो है बच्चे लोगों के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मैं आपको जो है एनालिसिस करा रहा हूं। तो चलिए देख लीजिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। और बहुत सारे बच्चों का जो है आप ही लोगों में से कमेंट आ रहा था, तो मैं भी जो है इंटरेस्ट लेने लगा और बच्चों से जो है इंक्वायरी कर करके क्वेश्चन प्राप्त कर लिया है। इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है राहुल नाम है इनका, ये बच्चे का, तो इन्होंने ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमें पोस्ट किए हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सूरज के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो विटामिन डी, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। विटामिन डी मिलती है सूरज के प्रकाश में, है ना। इनके अलावा आ जाते हैं विटामिन से, थोड़ा सा आपको दर्शन कराते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसके कमी से हड्डी संबंधित रोग होती है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि छोटे बच्चे को धूप में क्यों सिखाया जाता है, तो मेन कारण यही होता है कि उनके हड्डी में मजबूती आए, क्योंकि सवेरे सवेरे सूरज के प्रकाश जो होती है उसमें विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत है। तो इससे अगर डी की कमी हो गया तो रिकेट्स होता है या फिर ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। इसके कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ठीक है, विटामिन ई के कमी से। इनके अलावा जो विटामिन ई है ना, वो आपका क्रीम वगैरह में भी यूज होता है, जहाँ पे क्रीम वगैरह बनाया जाता है सुंदरता के लिए, उसमें भी यूज होता है। विटामिन शब्द का प्रयोग जो है ये आपका फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, विटामिन शब्द का प्रयोग किए थे फंक नामक वैज्ञानिक। अब विटामिन चूंकि कई हैं तो इनके अलग अलग खोज करने वाले इंसान हुए। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले इनका नाम दिया, नामकरण विटामिन बोला, तो ये जो है आपका फंक नामक वैज्ञानिक ने बोला था। इनके अलावा विटामिन शरीर में क्या करती है भाई, तो एनर्जी नहीं देती है। ये क्या करती है, एनर्जी नहीं देती है, लेकिन आपको इंटरनल सिस्टम को सही से चलने के लिए विटामिन बहुत कम मात्रा में जरूरी होती है। लेकिन अगर नहीं रहे तो गंभीर रोग भी हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हर बीमारी का अपना अलग अलग जो है विटामिन की कमी के शॉर्टेज से अलग अलग बीमारी होती है। मतलब तो विटामिन का रोल तो है शरीर में, लेकिन एनर्जी आपको नहीं देता है विटामिन। तो एनर्जी कौन देता है भाई, तभी तो हम जीवित हैं। तो एनर्जी जो है आपके वसा और कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है, वसा, फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अब विटामिन ए में आते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। आजकल देखिए एक हवा चला है ना, छोटे बच्चे में जो है आंख में कमजोरी आ जाना। ठीक है, तो विटामिन ए के कमी से ये सब हो रही है, क्योंकि आजकल का खान पान सही नहीं है लगभग, है ना। तो विटामिन ए के कमी से आंख की जो है बीमारी होती है, यानी विटामिन ए आंख के लिए अच्छा होता है। अब इनके कमी से कौन कौन सी रोग होती है, रतौंधी, ये साधारण रोग है, अधिक एज में होता है। मोतियाबिंद भी अधिक एज में होता है। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, जीरोप्थोलेमिया इत्यादि, ये सभी के सभी जो हैं आपके विटामिन ए के कमी से होने वाली रोग है, जो आंख की रोग है। विटामिन बी1 के कमी से बेरी बेरी रोग हो जाती है, जिसे हम रासायनिक भाषा में थायमीन कहते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ लेता है, तो वसा में घुलनशील AED के, है ना, और बी और सी जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, जल में घुलनशील विटामिन रहेगा। ठीक है, शरीर के अंदर विटामिन डी और के का संश्लेषण हो सकता है। बाद बाकी जो भी विटामिन हैं, ए है, बी है, इसके अलावा हमारा सी है, इसके अलावा हमारा ई हो जाएगा, के हो जाएगा, सॉरी के तो यही है, एच हो जाएगा। तो ये सब जो विटामिन है इसे हम बाहर से इंटेक करते हैं। इनके अलावा विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसके कमी से एनीमिया रोग हो जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके कमी से स्कर्वी तथा त्वचा संबंधित रोग हो जाती है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1951 में जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो 1951 में जनसंख्या घनत्व लगभग 117 के करीब है। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। ये बच्चा ने डायरेक्ट ही मुझे आंसर ही बताया कि यही होगा सर, तो मैं भी चला ठीक है भैया होगा। तो इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति किलो पर किलोमीटर है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके फील्ड से हट के पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको आदत है कि भाई 2011
के अनुसार जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो 60 से दाग देंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे ईस्वी चेंज कर दिया 1951। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि ये कम होगा क्योंकि उस समय जो हमारा इतना पॉपुलेशन नहीं था। ठीक है, तो ये तो पता है कि कम होगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा करीबी जो ऑप्शन मिलेगा वो आंसर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी संस्था ने इसे कैलकुलेट तो किया नहीं है ना भाई। ऑफिशियल डाटा थोड़ी ना, जनगणना बार बार थोड़ी ना होती है कि भाई आपका 51, अच्छा 51 में जनगणना हुआ था, वेरी नाइस, तो उस समय का रहेगा। ठीक है, 51 में जनगणना हुआ है भाई, जनगणना हुआ है, माफ कीजिएगा, 51 में जनगणना हुआ है तो एकदम एग्जैक्ट डाटा ही पूछेगा। ठीक है, 51 में अगर जनगणना नहीं हुआ होता तब आपका जो है मिलता जुलता ऑप्शन भी आंसर हो सकती है। समझ रहे हैं ना पैटर्न प्रश्नों के पूछे जाने का। अब जैसे पूछ लिया था कि 2013 के अनुसार फर्टिलिटी रेट क्या है, तो भाई 2013 में जनगणना थोड़ी हुई थी, है ना, तो 2011 से जो मिलता जुलता है वही आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन डायनामिक टाइप से भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर जनगणना से। इसके अलावा 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 382 किलोमीटर पर जो है किलोमीटर। इनके अलावा 943 सेक्स रेशियो है, 74.04 आपका साक्षरता दर है जो यहाँ लिखा है, 12% आजादी के समय आपका लिटरेसी रेट जो है काउंट किया गया था। ये क्वेश्चन एक आध दिन में आपको एग्जाम में दिख जाएगा। इसके अलावा देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे कम जनसंख्या भी है, तो आप बताएंगे दिबांग घाटी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो साक्षरता रेट है इनको अलग अलग आपको याद रखना है जी, मेल का अलग और फीमेल का अलग। ठीक है, तभी काम बनेगी। तो 82.14 आपका मेल का है और आपका 65.46 जो है ये आपका फीमेल का है। ठीक है, सबसे हायर केरल का है, सबसे कम बिहार का है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में शामिल है ना, तो ये आपका अनुसूची 111 लिखा गया जी, है ना। तो 11 अनुसूची है भैया, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था शामिल है। ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, आर्टिकल 40 से और आर्टिकल 243 से। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 243 वो आर्टिकल नहीं है, एक वो आर्टिकल का ग्रुप है। इसमें जो है आपका ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल से बताया गया है, नगर निगम के बारे में बताया गया है, सहकारी समितियां के बारे में बताया गया है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत संविधान के भाग 9 में है, उसी का अगला स्टेप 9 का ए बनाया गया तो इसमें नगर पालिका को रखा गया, और 9 का बी बनाया गया तो इसमें सहकारी समिति को रखा गया, और 4 से 4 का ए क्रिएट किया गया तो इसमें मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। चूंकि हमारे पास 22 भाग थे और ये 3 गो जो छोटकू बढ़ गया, 9 का ए, 9 का बी या 4 का ए, तो 22 प्लस 3 तो हो गया 25। इसी प्रकार से लोग कहते हैं कि हमारा भाग जो है 25 भागों में विभक्त है। इसके अलावा नगर पालिका संविधान के 12 में है, 12वीं अनुसूची में भैया। इनके अलावा 12वीं अनुसूची में, ठीक है भैया, 12वीं अनुसूची में है और 9 के ए भाग में है। ठीक है, भाग और अनुसूची अलग अलग चीज है भाई, 12 गो अनुसूची है, 22 गो भाग है। ठीक है, चंदावर का युद्ध मैंने थर्ड शिफ्ट वाला जो वीडियो है उसमें बता दिया था, क्योंकि ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, वहां पे कंफ्यूज हो गए थे हम कि भाई किस शिफ्ट से आया है। तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, 1194 में हुआ था, है ना। इसके अलावा तराइन की प्रथम लड़ाई ये आपका 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, इसमें चौहान साहब की विजय हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में अगले ही साल होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय सेम कैरेक्टर के साथ, इसमें गोरी विजय हो जाते हैं। इनके अलावा आपको नीचे कुछ ईस्वियां दिख रही होगी, मैंने इनके बारे में पहले ही डिटेल से बता दिया है, इसीलिए यहाँ पे पूरा न लिखने के बजाय मैं सिर्फ ईस्वी लिख के आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कौन कौन से युद्ध और हुए थे भाई इतिहास में। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1761 है ना, 1761 ये पानीपत की थर्ड लड़ाई है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसके अलावा 1556 पानीपत की सेकेंड लड़ाई है अकबर और हेमू के बीच। इसके अलावा 1757 ये क्या है भाई, ये है आपका पलासी की लड़ाई, इसमें अंग्रेज कौन थे ये पूछा जाता है, तो अंग्रेज जो थे इसमें थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, एगो रॉबर्ट बाड्रा भी नेताजी हैं। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पे 1764 ये क्या है भाई, बक्सर का युद्ध है ना, ये बक्सर का युद्ध है। इनके बक्सर के युद्ध में कौन थे, मुनरो अंग्रेज के तरफ से, और इंडियन जो थे वहां के त्रिकुटी सेना था, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह का सेना। इसके अलावा 1527 बाबर के बारे में युद्ध को याद रखने के लिए मैं क्या बताऊं, पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं बाबर का युद्ध, है ना। तो भाई पानीपत
खानवा, 1527 में खानवा हो गया, 1528 में चंदेरी हो जाएगा और 1529 में घाघरा का युद्ध होगा। 1565 तालीकोटा का युद्ध है ये। इसी के तहत जो है आपका जो विजयनगर साम्राज्य था इसका पतन यहीं से स्टार्ट माना जाता है। 1789 ये क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का डेट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति है ना, बास्टिल डे समझते हैं ना, बास्टिल डे 14 तारीख को मनाया जाता है, तो ये कहाँ से संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति से। और जो आपका मानव बंधुत्व का जो नारा है ये यहीं से जो है प्रचलित हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ग्रैमी अवार्ड 2023 किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को मिला, तो रिकी केज को मिला है, पहले भी पूछा गया था। रिकी केज जो है इनके एल्बम का नाम क्या है, डिवाइन टाइड्स, इनके लिए जो है 2023 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये साउथ से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा रिकी केज का यह तीसरा ग्रैमी अवार्ड था। भारत के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर साहब 1968 के दौरान जीते थे, और किस लिए जीते थे, वेस्ट मीट्स ईस्ट, है ना, पश्चिमी मिल रहे हैं पूर्वी के साथ, इस प्रकार से कुछ है ना, तो इनके लिए जो है दिए गए थे। पंडित रविशंकर साहब किससे संबंधित है भाई, तो सितार से संबंधित है, ये तो आप भी जानते हैं। इनके अलावा हाल में ही नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। RRR पिक्चर का गीत है नाटू नाटू नाटू, है ना। इसके अलावा AR रहमान को 2 ग्रैमी अवार्ड मिला है। AR रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, AR रहमान को कहा जाता है। इनको 2 ग्रैमी अवार्ड मिला है, एक बार मिला था स्लम डॉग मिलेनियर के लिए और एक बार मिला था जय हो इस सॉन्ग के लिए, ठीक है। इनके अलावा पद्म विभूषण 2023 में से मुलायम सिंह यादव को किस एरिया में या फिर किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया, है ना। अब भाई मुलायम सिंह यादव को कौन भूल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 बार CM रह चुके हैं, अखिलेश जी के पप्पा जी हैं, है ना भैया। तो ये जो अब हमारे बीच नहीं है मुलायम सिंह यादव साहब, तो ये जो है आपके पब्लिक अफेयर से जुड़े हैं, ये नेताजी थे, ठीक है। इनका नाम भी नेताजी है, एक्चुअली उपनाम जो नाम जो है नेताजी हैं। आप अखिलेश जी को देखेंगे हमेशा अपना पिताजी का नाम जो है नेताजी नेताजी करके बोलते रहते हैं, मतलब अपने पिताजी को ही संबोधित करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मुलायम सिंह यादव जो है आपका पब्लिक अफेयर से जुड़े हुए नेताजी थे, ठीक है। इनके अलावा और भी देख लीजिए, S बालकृष्णन दोषी, ये जो है फॉस्थूमियस है। फॉस्थूमियस क्या होता है, ये भी आपके SSC के अंग्रेजी के सेक्शन में आ जाता है। फॉस्थूमियस क्या होता है कि कोई ऐसा चीज जो मरणोपरांत हुआ हो, जैसे कोई मतलब आदमी है वो मर गया, उसके बाद उनका बच्चा पैदा हुआ, तो वो चाइल्ड क्या हो गया, फॉस्थूमियस चाइल्ड हो गया वो उन आदमी के लिए। जैसे कोई किताब लिख रहा है और किताब जो है प्रकाशित नहीं हुआ, उससे पहले मर गया, है ना, तो ये फॉस्थूमियस बुक हो गया। तो आप इसे किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अवार्ड मिला है तो ये भी फॉस्थूमियस हो गया इसके लिए। इसके अलावा जो आपका एक चीज और होता है कि जैसे मतलब ऑफिस के काल में ही कोई आदमी मर जाता है, उसे डाई इन हार्नेस कहते हैं। जैसे हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डाई इन हार्नेस हुआ था, यानी ऑफिस के काल के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई थी। इनके अलावा श्री बालकृष्णन दोषी को मिला है, ये अदर आर्किटेक्चर है, गुजरात के हैं। श्री जाकिर हुसैन साहब तबला के प्रमुख जो है वादक हैं, महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से हो गया। श्री SM कृष्णा पब्लिक अफेयर। इसके अलावा श्री दिलीप महालनोबिस, ये भारत में ORS के संस्थापक, ऐसा माना जाता है कि जो ORS घोल है ना, जो आपका डिहाइड्रेशन में काम आता है ना, तो इसकी जो फॉन्ड है भारत में, जो ये विधि है, जो चीनी मिलाओ, नमक मिलाओ, ये सब जो मिलाओ, तो ये सब सबसे पहले इन्होंने ही जो है इस पे जो है आपका अपना वक्तव्य दिया था। श्री जो है निवास वर्धन, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, और मुलायम सिंह यादव के बारे में ये क्वेश्चन ही है, तो इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2023 में कुल कितने जो है पद्म अवार्ड बांटे गए, तो पद्म अवार्ड जो है ये आपका 106 अवार्ड बांटे गए, जिसमें 91 पद्मश्री है, 9 पद्म भूषण है और 6 गो पद्म विभूषण है। देखिए हमारे यहाँ जो अवार्ड का ये श्रेणी है, 1 नंबर भारत रत्न है, दूसरा हमारा पद्म विभूषण है, तीसरा हमारा पद्म भूषण है और चौथा हमारा पद्मश्री है। तो सबसे इन चारों में सबसे छोटकू हो गया पद्मश्री, इसीलिए सबसे ज्यादा पद्मश्री बांटेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा पद्म भूषण बांटेंगे, और उससे थोड़ा कम, माफ कीजिएगा, उससे थोड़ा कम पद्म भूषण, और सबसे कम पद्म विभूषण। इसीलिए पद्म विभूषण 6 को मिला है, पद्मश्री जो है आपका 91 का मिला है, और पद्म भूषण जो है 9 को मिला है। अब ये चेहरा पद्मश्री वाला है, लेकिन मैं इसलिए इसको रखा हूं क्योंकि ये जाने माने हैं और यहां से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले समय में खतरनाक। मैंने कल ही ये बात किया था कि जिनको पद्म अवार्ड मिला है भाई,
इनसे जो है क्वेश्चन देख लो, बनेंगे, है ना। और कल ये मैं भी बताया था कि कल बॉयल का नियम जरा देख के जाना भैया, बॉयल और चार्ल्स का नियम, है ना। तो यहां से भी आज क्वेश्चन आए हैं। तो भाई बातें हवा में न करो, है ना भाई। तो बातें ऐसा ही करो जो काम आए, और मैं ऐसा ही करता हूं, तो आप जानते ही हैं। इन प्रमुख हस्तियों को पद्मश्री मिला है। ये कौन है? सुमन। ये कौन है? राकेश झुनझुनवाला साहब। ये कौन है? ये तो सब जानते हैं, आनंद कुमार साहब, सुपर 30 वाले। एम किरवानी, रवीना टंडन जी को भी सभी जानते हैं, ठीक है। तो इनको जो है इन बार के पद्मश्री मिला है, और आने वाले समय में रवीना टंडन जी से काफी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर। इसके अलावा कौन सा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे था, ये कोई पूछने वाली बात है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना, इसमें किस पे बल दिया गया था? भारी उद्योग पे बल दिया गया था। 3 फैक्ट्रियां लगाई गई थी, दुर्गापुर, राउरकेला और आपका जो है भिलाई में। पहली पंचवर्षीय योजना हैराड डोमार के मॉडल पे 51 से 56 अवधि था, कृषि पर ज्यादा बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। तीसरी पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल। तो ये मॉडल भी जरा देख लेंगे, क्योंकि उस दिन जो है 5वीं मॉडल पूछ दिया था। इसके अलावा 1966 से 1969 तक, है ना, जो है जो काल है, जो समय है, जो पीरियड है, इनको योजना अवकाश का काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 5 ईयर प्लान का गठन नहीं किया गया 1966 से 1969। इसीलिए जो चौथा पंचवर्षीय योजना है वो आपको डिले होता हुआ दिखेगा, क्रम में नहीं है। वो 1969 से 74 वाला है, नहीं तो उस हिसाब से क्या 66 से 71 होना चाहिए। लेकिन ये 3 साल जो है पंचवर्षीय योजना में काउंट नहीं हुआ, इसे योजना अवकाश का काल कहा जाता है। 90 से लेकर 92 तक 2 बार सालाना योजना प्रस्तुत किया गया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहां भी आपको ईस्वी में विषमता दिखेंगे। इसके अलावा जब केंद्र में जो आपका कांग्रेस का सरकार था और मोरारजी देसाई साहब जब प्रधानमंत्री बने, तो जनता पार्टी से बने थे, तो वहां क्या किए कि इनके योजना को 1 साल घटा दिए। फिर जब इन तख्ता पलट हुई तो ये फिर से 1 साल बढ़ा दिए। तो आपको जो 1975 वाला पीरियड है ना, वो ज्यादा हुआ बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी 5वां पंचवर्षीय योजना में उथल पुथल हुआ है टाइम में, ठीक है। योजना जो आयोग योजना बनाते थे तो कितने बनाए? तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाए, और अंतिम का कार्यकाल था तो 2012 से 2017 था, लेकिन बीच में 15 में आ गया जी का तो नीति आयोग। और नीति आयोग आने से योजना आयोग का पत्ता साफ। लेकिन नीति आयोग में 2 और पोस्ट बढ़ गया। कौन कौन से? एगो मतलब जो है आपका उपाध्यक्ष है, एगो सीईओ। तो उपाध्यक्ष अभी कौन है? सुमन कुमार बेरी। या सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। और जब पहले नीति आयोग बना था तो उपाध्यक्ष अरविंद पनघरिया, और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो जब से बने हैं तो मोदी साहब ही हैं। वर्ल्ड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2022 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो ये कोनेरू हम्पी आंसर होगा। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में करवाया हूं। जो बच्चे देखते हैं भैया इसको कमेंट जरूर करना, है ना, कि करवाए हैं या फिर नहीं भी करवाए। मैं झूठ भी बोल सकता हूं भाई, है ना, आदमी हूं भाई, है ना। तो भाई ये बताएंगे कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। अभी जो हाल के 2-4-5 दिन हुए ना, इसी में करवाया हूं जी आपको, ठीक है। कोनेरू हम्पी जो है यहाँ पे सिल्वर जीती है वर्ल्ड ब्लिट्ज 2022। और कहां पे हुआ ये भी बताए हैं, तो ये आपका अलमाटी में हुआ है। कहां पे हुआ है? अलमाटी में हुआ है। रैपिड वाला भी और ब्लिट्ज वाला भी, ये भी बताया। 2 कैडर के होते हैं, 4 दिन तक एक चली, 4 दिन तक दूसरी, रैपिड वाली और अलमाटी ब्लिट्ज वाली। ये अलमाटी में हुआ। सबसे पहले ब्लिट्ज टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले भारतीय विश्वनाथ आनंद साहब 2017 के अंदर कांस्य पदक प्राप्त किए थे। इसके अलावा 2022 में इस प्रतियोगिता में सविता श्री को कांस्य पदक मिला ब्लिट्ज में, ठीक है। और सिल्वर किसे मिला? तो आपका कोनेरू हम्पी को। तो ये बात भी ध्यान, कोनेरू हम्पी नहीं, हाँ कोनेरू हम्पी, राइट। इसके अलावा भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब ही है। एक क्वेश्चन आपसे झूम कृषि को स्टेट को मैच करना था, इस प्रकार से कि भाई कहां पे झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं। आइए जान लेते हैं। झूम कृषि क्या होती है? ये काट छांट वाली कृषि होती है, खास करके जहां की मैदान समतल नहीं होती है, ऐसे एरिया में जो है झूमिंग कृषि प्रचलित होती है, खास करके पहाड़ी वाले इलाके में और उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जगह इसे झूम ही कह देते हैं। हालांकि मणिपुर जो है थोड़ा साइड में आ जाता है और वहां पे अलग नाम से जानते हैं, पमलू के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश उत्तर पूर्व भारत में जो है इसे झूम कहते हैं। तो सबसे पहले झूम नाम यहीं से आया। इनके अलावा झूम कृषि को झारखंड में कुरुवा कहते हैं, झूम कृषि को आंध्र प्रदेश में पोदू कहते हैं,
पोदू, पोदू कहते हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा झूम कृषि को अल्लूरी राजू का नाम सुने, अल्लूरी राजू, है ना। तो ये जो है पोदू कृषि को बंद करवा दिया था। अल्लूरी सीतारमन राजू इस प्रकार से थे ना एक भाई, क्यों अंग्रेज से भिड़ गए थे, है ना, अरकू घाटी में रहते थे आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये पोदू कृषि को बंद करवा दिया था। झूम कृषि को राजस्थान में बालरा कहते हैं, उत्तर पूर्वी में झूम कहता है, मणिपुर में पामलू कहते हैं, मध्य प्रदेश में बीवर या दहिया कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहते हैं। एक दीपा कर्माकर खिलाड़ी का भी नाम है। इसके अलावा ड्रीम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये बताइएगा कि क्वेश्चन आया था कि नहीं, है ना। तो ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, सालुंग, मोपिन, मुखौटा, ड्री, ये सभी के सभी बता रखे हैं कहाँ पे होते भैया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। इसके अलावा बॉयल का नियम से मैच करने वाला क्वेश्चन आया था, कल ही बताया था भाई, बॉयल का नियम देख लेना जब आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था एग्जामिनर, कुलाम का नियम, ठीक है। तो जो आवेश से संबंधित है, मैंने कुलाम का नियम पढ़ाया, वहीं पे चार्ल्स बॉयल, न्यूटन और किसका नियम है भाई, हुक, इन चारों के नियम की मैंने बात भी करा और आपको बोला देख के भी जाना है। बॉयल का नियम मैच करने वाला क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन क्या है, ये तो एक्चुअली नहीं है यहाँ पे, लेकिन बॉयल का नियम क्या होता है कि मैं किसी गैस के द्वारा डाला गया दबाव, जो प्रेशर होती है गैस के द्वारा, है ना, उसके द्वारा जो घेरे गए आयतन होता है उसका उल्टा समानुपाती यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमारा बॉयल का नियम कहता है। लेकिन बॉयल के नियम में क्या टेम्परेचर रहते हैं, तो बॉयल के नियम में जो है, बॉयल के में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ताप जो है नियत रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक अवस्था का समीकरण आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई अवस्था का समीकरण क्या होता है, तो अवस्था का समीकरण पीवी बराबर आरटी होता है, पीवी बराबर आरटी होता है। पी प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, आर क्या है नियतांक है, और टी क्या है टेम्परेचर है, तो पीवी बराबर आरटी होता है। एक भी बराबर आई आर का नाम सुने होंगे, ये ओम का नियम है, वोल्टेज है, करंट है, रेसिस्टेंस है। इसके अलावा एक एच बराबर आई स्क्वायर आर टी का नाम सुने होंगे, है ना, तो ये क्या है, करंट है, रेसिस्टेंस है, टाइम है, एच क्या है हीट है। तो ये सब कुछ सूत्र है, ध्यान रखेंगे। एक मोल गैस का आयतन कितना होता है भैया, 22.4 लीटर, ठीक है। इनके अलावा एनटीपी पे, इसके अलावा एक प्रश्न फिर से जो है आपका मैच करने वाला था, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, दो गो ऑप्शन मिला, इन दोनों तो पेशेवर भारतीय महिला बॉक्सर है, दो गो और होगा तो दो गो जब छट जाता है ना तो दो गो अपने आप बन जाता है जनरली केस में। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन भारतीय राज्य असम से संबंधित है, करेक्शन करके दूंगा कोई बात नहीं, जिन्होंने हाल में ही विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए गोल्ड जीती, जिसका जो आयोजन जो है ये दिल्ली में कराया गया था। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत की स्वीटी बुरा, नीति घनघस, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन 1 2 3 4, है ना, तो 4 यहाँ पे गोल्ड प्राप्त हुआ 4 दिग्गज खिलाड़ियों के द्वारा। इसके अलावा कर्णो मल्लेश्वरी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, हिमा दास पीटी उषा धावक से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये आपका पीटी उषा है। पीटी उषा को पयोल्ली एक्सप्रेस कहा जाता है, पयोल्ली एक्सप्रेस, उसके बाद उड़न परी कहा जाता है, उसके बाद पीटी उषा को पयोल्ली एक्सप्रेस, उड़न परी, गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे हम कमेंट शिफ्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आज मैं थोड़ा ज्यादा थका हूं दोस्तों, तो आज प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो है कल सवेरे लेके आप ला पाऊंगा, तो मिलेंगे कल प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में, है ना, फिर से फेस टू फेस।